आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न दिया गया, धातु की किसी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व किस किस कारक पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। हमारा 3 ऐसी ऊर्जा है जिस पर ऑक्सीकरण अवस्था निर्भर करती है। जो पहला है वो है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, दूसरा आयनन ऊर्जा, तीसरा जलयोजन ऊर्जा। ठीक है, पहला है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ठीक है, और जो दूसरा है उसका नाम है आयनन ऊर्जा। वो कैसे ऊर्जा? आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा। और जो तीसरा है वो है जल योजन ऊर्जा। कैसे ऊर्जा? जल योजन ऊर्जा, ठीक है, जल योजन ऊर्जा। आइए ये तीनों ऊर्जा को समझते हैं कि ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या है, जल योजन ऊर्जा क्या है और आयनन ऊर्जा क्या है। ठीक, पहले हम समझते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जब किसी भी ठोस चीजों को डायरेक्टली, तुरंत, मतलब बिना किसी और अवस्था में आए हुए उसको गैस में बदल दिया जाता है। उदाहरण जैसे हमारा हो गया फिनाइल की गोली, ठीक, फिनाइल की गोली हो गया और कपूर। इसमें क्या होता है, ये हम डायरेक्ट क्या करते हैं, तुरंत क्या होता है, ठोस से वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। बिना द्रव वहां पर द्रव अवस्था आती ही नहीं है, वो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस में जब रहता है तो गैस से जैसे कोई भी चीज ठोस में है, ठीक है, वो गैस में परिवर्तित होती है तो उसका जो परमाणु होता है वो दूर दूर चला जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो चार्ज लगा होता है, मान लीजिए इस कोई भी था, मान लीजिए NaCl था, ठीक, NaCl ठोस है, ठीक, समझ लीजिए, ठीक। यहाँ पर जब ये दूर दूर होगा, गैस में बदलेगा तो Na+Cl- इस तरह से टूटेगा और वो दूर दूर जाएगा, ठीक, वो दूर दूर जाएगा, तब वो गैस में परिवर्तित होगा। और हमें मालूम है जो आवेश होता है वही ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ये ऊर्ध्वपातन ऊर्जा हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरी ऊर्जा की, जिसको बोलते हैं जल योजन ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए जल योजन हमारा, पहले अब बताते हैं आयनन ऊर्जा, फिर हम बताएंगे जल योजन ऊर्जा। चलिए देखते हैं आयनन ऊर्जा क्या होता है। आयनन ऊर्जा जैसे हमने लिया, देखिए अब मैं आयनन ऊर्जा की बात करता हूँ। आयनन ऊर्जा की जब भी बात करता हूँ, मान लीजिए कोई सोडियम है, Na ले लिया, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, ठीक। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और हम इसका यहाँ पर ढांचा ले लेते हैं, ठीक है, ये सोडियम है, ठीक, समझ लिया, ये सोडियम है और इसका अब हम बनाते हैं परमाणु, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट करें बच्चों की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 11, 2 8 10, 10 1 11। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन हम भरें तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 1 और 2, ठीक। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर कितने? 1, ठीक है। हर हर एटम, हर परमाणु चाहता है कि वो स्थायी हो जाए। और स्थायी कब होता है परमाणु? जब उसका अष्टक पूर्ण होता है, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 इसका हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। एक अगर ये बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो ये इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक। और हमें मालूम है कि जो जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। और Na हमारा धातु है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को ये देगा तो ये इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक। और ये और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस से नाभिकी होगा, जिसको बोलते हैं नाभिकी हिंदी में। ये नाभिकी में धनात्मक चार्ज होंगे, धनात्मक आवेश होंगे, ठीक। ये नाभिकी जो है इसमें क्या होंगे? इसमें धनात्मक आवेश होंगे। ये हरे रंग का हमने मान लिया नाभिकी है, ये इसमें धनात्मक आवेश होंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहे होंगे? आकर्षित हो रहे होंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इससे आकर्षित हो रहे होंगे और कोई ना कोई ऊर्जा से आकर्षित हो रहे होंगे। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो जिस ऊर्जा से ये आकर्षित हो रहे हैं उससे ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और जब मान लीजिए सोडियम में से एक निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा? एक धनात्मक चार्ज आ जाएगा। तो यही तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण अवस्था। उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगी,
ठीक है, जो उस पर आवेश होता है वही ऑक्सीकरण अवस्था होती। तो इस प्रकार आयनन ऊर्जा पर भी ऑक्सीकरण अवस्था निर्भर करती है। ठीक, अब हमारा तीसरा आता है जल योजन ऊर्जा। ठीक, अब हम लिखते हैं तीसरा हमारा जल योजन ऊर्जा, यहाँ लिख देते हैं जल योजन ऊर्जा। देखिए जल योजन ऊर्जा में क्या होता है, जल योजन ऊर्जा में लिख देता हूँ किसी भी यौगिक, ठीक, किसी भी यौगिक या घटक, किसी भी यौगिक या घटक को घोलने की, या घटक को घोलने की क्षमता की ऊर्जा को, ठीक है, क्षमता की ऊर्जा को जल योजन, क्षमता की ऊर्जा को जल योजन ऊर्जा क्या बोलते हैं, जल योजन ऊर्जा। जैसे हम कोई भी घटक या कोई भी यौगिक हम पानी में घोल रहे हैं, सपोज, ठीक, माना पानी में हम किसी को घोल रहे हैं, ठीक है, और उसको पानी में हम घोल रहे हैं, मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को पानी में, NaCl को ही ले ले रहे हैं, इसको पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, या किसी भी द्रव में घोल रहे हैं, किसी भी द्रव में घोल रहे हैं, उस द्रव के अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो इसको तोड़ दे Na+ और Cl- पे, और इस पर चार्ज आ जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा, और वही आवेश क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो इस प्रकार जल योजन ऊर्जा पर भी ऑक्सीकरण अवस्था निर्भर करती है। तो हमारा 3 ऐसी ऊर्जा हैं जिस पर ऑक्सीकरण अवस्था निर्भर करती है। पहला हमारा हो गया ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, तीसरा हमारा हो गया आयनन ऊर्जा, और दूसरा हमारा हो गया आयनन ऊर्जा, और तीसरा हमारा हो गया जल योजन ऊर्जा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।